अब हम चलते हैं कि योगेंद्र सिंह कॉलोनियल एरा के टाइम पे जो मॉडर्नाइजेशन हुई है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मॉडर्नाइजेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, थोड़ी आज ठंड के चक्कर में राइटिंग ख़राब हो रखी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो योगेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले तो इन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मॉडर्नाइजेशन हुई वेस्ट ब्रिटिश रूल के साथ, इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन शुरू हुई थी। उसके पहले कुछ खास नहीं थे, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस थे, जो हेट्रोजेनेटिक चेंज के नाम पे इस्लामिक रूल आया था इंडिया में, उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुई नहीं। मेन हमारी मॉडर्नाइजेशन शुरू होती है इंडियन ट्रेडिशन की ब्रिटिश रूल के साथ। तो इसमें लेट्स गो बैक टू 16th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए एज ट्रेडर्स के तौर पे आए थे। 16th सेंचुरी मतलब 1700s की बात हो रही है। तो इस टाइम पे जो इंडिया के लोग, देखो मेनली हमारी 3 प्रिंसली स्टेट्स रहे हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। तो इस टाइम पे इन प्रिंसली स्टेट्स के जो एलिट्स थे, जो अमीर लोग थे, वो बाहर पढ़ने जाते थे, लंदन चले गए पढ़ने, मोस्टली लंदन। तो वहाँ पे जब वो पढ़ के आए तो नॉट जस्ट उन्होंने उनका कल्चर अपनाया, जिसको हमने वेस्टर्नाइजेशन का नाम दिया है, कि सिगरेट पीते थे, हैट पहनते थे, कोट पैंट पहनते थे, ब्रेड खाते थे, इंग्लिश बोलते थे फराटेदार, बट इसके साथ साथ वो मॉडर्न वैल्यूज़ भी साथ में लेके आए। एक आज़ाद देश में रह के उन्होंने सीखा कि सिटीजनशिप राइट्स क्या होते हैं, राइट टू वोट क्या होता है, औरत मर्द की बराबरी कैसे दिखती है। तो ये सब वैल्यूज़ वो चाहते थे कि मेरा देश वहाँ गुलाम है, मैं वहाँ पे जाके इस लेवल पे रिफॉर्म्स लेके आऊँ। तो दैट इज़ हाउ जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे चले थे, जहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जहाँ पे ब्रह्मो समाज था, प्रार्थना समाज था। तो ये सब चीज़ें जो थी ये तभी शुरू हुई जब हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन बाहर जाता है और वहाँ से मॉडर्न वैल्यूज़ लेके आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रह्मो समाज की। ब्रह्मो समाज का सती को हटाने में, सती के अबॉलिशन में बहुत बहुत बड़ा रोल था। फिर हम बात कर रहे हैं प्रार्थना समाज की। विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो बनती है विष्णु शास्त्री पंडित की। तो ये जो रिफॉर्म्स थे अनटचेबिलिटी अगेंस्ट शास्त्रास की, जो कहते हैं कि सेक्रेड हैं, उसमें जो लिख दिया फिर उसमें हम रैशनल थिंकिंग नहीं डालेंगे। वेस्टर्न एजुकेशन के साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, दैट वी शुड बी एबल टू क्वेश्चन एवरीथिंग, नथिंग इज सैक्रोसैंक्ट, नथिंग इज अबव ह्यूमन रैशनैलिटी। अगर शास्त्रों में आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है जो आपको सही नहीं लगता है, जो साफ साफ दिखता है कि एक सेक्शन को ऑपरेशन प्रताड़ित करने के लिए वो चीज़ लिखी गई है, चाहे वो सती है, चाहे वो किसी भी तरह की कुरीति है, अनटचेबिलिटी है, दैट शुड बी चैलेंज्ड एंड दिस रिफॉर्म हैज़ टू बी ब्रॉट। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स शुरू होते हैं 16th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के टाइम पे। एंड दीज रिफॉर्म्स कौन से लेवल पे हो रहे हैं? योगेंद्र सिंह अगर इसकी बात कर रहे हैं तो लिटिल ट्रेडिशन, ये चेंजेस हो रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन पे, आम लोगों की जिंदगी में, फोक्स। ठीक है, तभी तो डिस्क्रिमिनेशन हटेगा, तभी तो सती की प्रथा खत्म होगी। तो लिटिल ट्रेडिशन में चेंजेस धीरे धीरे शुरू होते हैं ब्रिटिशर्स के आने पे। बट जब 19th सेंचुरी तक हम पहुंचते हैं, यानी कि 1800s तक, तो ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट होता है, ब्रिटिश राज मजबूत होता है, उनकी एक पार्लियामेंट आती है, एक आर्मी आती है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, इंडियंस को ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूट किया जा रहा है, इंडियंस को आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा है। तो जब इनका राज स्ट्रॉन्ग होता है, देन दे स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंजेस इन द ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं? ब्रिटिशर्स लेके आते हैं अपने साथ, जब इनका राज मजबूत होता है, दे आर ब्रिंगिंग अर्बनाइजेशन।
ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग अ यूनिवर्सल लीगल सिस्टम। अर्बनाइजेशन इतनी नहीं हुई थी बट कुछ लेवल पे स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिवर्सल लीगल सिस्टम, अब यूनिवर्सल लीगल सिस्टम को हम ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे एक आप एजुकेशन सिस्टम को भी लाएंगे। यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, देखो लीगल सिस्टम या अर्बनाइजेशन या एजुकेशन को हम ट्रेडिशन का पार्ट कैसे बोल रहे हैं, ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट कैसे बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसलिए बात कर रहे हैं कि इससे पहले जो इंडियन ट्रेडिशन था, जो इंडिया का समाज था, उसमें ट्रेडिशन में ही पढ़ाई होती थी, ट्रेडिशन में ही गुरुकुल का सिस्टम था, शिष्य गुरु का सिस्टम था। तो जब एक बाहर से नया कॉन्सेप्ट आता है कि स्कूल्स बनेंगे, स्कूल में टीचर होगा, स्टूडेंट बैठेंगे, कोई कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये जब सिस्टम आता है तो दैट ब्रेक्स द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ गुरुकुल, दैट ब्रेक्स द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य प्रथा, ठीक है। और उसमें भी अपर कास्ट को ही पढ़ने का अधिकार था। तो ये जो सिस्टम है, दिस इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली यूनिवर्सल लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम पहले के ज़माने में अभी भी है, हर कास्ट का अपना एक दंड देने का तरीका होता था कि हमारी कास्ट में किसी ने अगर कास्ट के बाहर शादी कर ली तो उसको ये दंड दिया जाएगा। कास्ट अपना डिसीजन सुनाती थी। आज की तारीख में खाप पंचायत ये काम करती है। आपने फतवे जारी होते हुए सुने होंगे, जो मुल्ला इस्लाम धर्म में फतवे जारी करते हैं। तो दैट वाज द रिलीजियस लीगल सिस्टम। वी हैड कास्ट का लीगल सिस्टम, अपने अंदर उनके रूल्स थे जो वो इम्प्लीमेंट करते थे। उन सब चीज़ों को हटाते हुए एक यूनिवर्सल लीगल सिस्टम, भारत में हर इंसान के ऊपर यूनिवर्सल है ये सिस्टम, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे किसी भी धर्म का है, उस पे ये लीगल सिस्टम अप्लाई होता है। रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लैंड इज सुप्रीम, इट्स अबव एवरी रिलीजन, इट्स अबव एवरी कास्ट। तो व्हेन दिस सिस्टम कम्स, दिस ब्रेक्स द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस लीगल सिस्टम्स जो थे, जो कास्ट सिस्टम्स थे, ठीक है। तो अगेन दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट इन अंडर ग्रेट ट्रेडिशन। फिर आता है हमारा अर्बनाइजेशन, को भी हम कह सकते हैं बिकॉज शहरीकरण हो रहा है। ये हम इंडिपेंडेंस के बाद भी जो चेंजेस आएंगे उसमें भी हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जब अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी कि शहरीकरण हो रहा है तो उसके साथ इट ब्रिंग्स इट्स ओन कल्चर। आप आगे बढ़ेंगे कि गांव का कल्चर जो है वहाँ पे कास्ट रिजिडिटीज, आज की तारीख में भी आप देख लीजिए तो गांव में आपका सरनेम, आप कौन सी बिरादरी के हैं, आप कौन सी कास्ट के हैं, बहुत खुले तौर पे पूछा जाता है, ठीक है, उन्हें जानना होता है। अर्बनाइजेशन शहरों में एक तरह की गुमनामी होती है, एक तरह की एनोनिमिटी होती है। आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप दुकान पे अगर कुछ लेने जा रहे हैं, टॉफ़ी लेने जा रहे हैं, तो कोई आपके माँ बाप का हाल नहीं पूछने वाला, विच इन अ वे इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो दैट नो बडी नोज योर कास्ट। इट वॉज अ बून फॉर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट हु यूज टू गो सर्च फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़। वहाँ पे गांव में आप एक ठेकेदार ठाकुर साहब के अंडर मजदूरी कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आप लोअर कास्ट हैं, 4 चीज़ें सुनने को मिलती हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। शहर में क्योंकि आबादी ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर वेरी बिजी इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड, के दे डोंट केयर आप कौन सी कास्ट के, हमारा काम होना चाहिए। तो दैट अर्बनाइजेशन ब्रॉट अ चेंज इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ग्रेट ट्रेडिशन में भी ये एक चेंज आता है। तो ये चेंजेस लेके आए ब्रिटिश रूल इन टर्म्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है। अब हम चलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आते हैं। अब जब ब्रिटिश रूल कंसोलिडेट हो चुका है, 19th सेंचुरी आ चुकी है, तो वी सी बिग स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े ढांचे हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक कॉमन आर्मी, कॉमन डिफेंस सिस्टम इंडिया का। पहले क्या था, छोटे छोटे किंगडम्स थे, उनके अपने अपने फौजें थी, वो बाकी किंगडम से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फौज रखते थे। नवाब्स, हैदराबाद के नवाब्स थे, आपने सुना होगा, उनकी अलग फौज है। ब्रिटिशर्स ने सबको कंसोलिडेट करके कॉमन आर्मी बना दी। ब्रिटिशर्स ब्रॉट ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम,
कॉमन ब्यूरोक्रेसी, उसमें क्लर्क्स होंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ये लेके आते हैं ज्यूडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बना था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही ये लेके आए थे। दे ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शंस लेके आइए, इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ये। इसको हम मैक्रो स्ट्रक्चर का पार्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज वर कॉमन फीचर्स एट ऑल इंडिया लेवल। इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन पूरे भारतवर्ष में हो रही थी, ये किसी लोकल जगह पे नहीं थी जो 4 किलोमीटर बाद जाके किसी को पता ना हो, वो आते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स में। तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो इंडिया में आते हैं, ये मैक्रो स्ट्रक्चर्स ब्रिटिशर्स लेके आते हैं। रेलवेज को आप डाल दीजिए इसमें, टेलीग्राम, These were big macroscopic structures brought by Britishers। फिर माइक्रो स्ट्रक्चर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारा आता है वो आता है माइक्रो स्ट्रक्चर्स पे, और इस पे आपका सवाल भी बन सकता है। अब योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स आप बताओ कौन कौन से होते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, कास्ट होता है, विलेज कम्युनिटीज़ होती हैं, फैमिली होती हैं जिनका रीजनल स्प्रेड इतना नहीं होता, बहुत ही लोकल स्प्रेड होता है। तो योगेंद्र सिंह के पहले जो सब थिंकर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो बोलते थे कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स ने माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी हिला के रख दिए। योगेंद्र सिंह ने कहा कि नहीं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इंडिया के माइक्रो स्ट्रक्चर्स की जड़ें, कास्ट, फैमिली, विलेज कम्युनिटीज़, ये मेरे गांव का लड़का है, ये मेरी बिरादरी का लड़का है, दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि जब ब्रिटिशर्स मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं तो इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पहली बात तो योगेंद्र सिंह ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे ना, इन्होंने माइक्रो स्ट्रक्चर्स को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि माइक्रो स्ट्रक्चर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थे। आज की तारीख में हज़ारों लाखों कास्ट्स हैं इंडिया में, उसके अंदर आप देखेंगे तो इतने सारे गोत्र हैं, फिर गोत्र के शादी करने के इतने रूल्स हैं, फिर आपकी जो कास्ट लेवल पे पनिशमेंट्स होती हैं या कास्ट लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये करना है, ये नहीं करना है, इनसे दूर रहना है, इनकी जो घुरे के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ जो कास्ट के साथ आती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फिर ब्राह्मण के अंदर शर्मा, पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, इनके अलग रूल्स, इनके अलग डिस्क्रिमिनेशन है। फिर पेट्रियार्की है कि औरत के क्या राइट्स हैं। तो द होल सिस्टम ऑफ इंडियन माइक्रो स्ट्रक्चर्स वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड कि ब्रिटिशर्स को पहले तो समझ में नहीं आया, उन्हें तो समझने में ही, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने में ही बहुत साल लग गए। तो इन्होंने पहले तो इन चीज़ों को छेड़ा नहीं। एंड स्पेशली 1857 की क्रांति के बाद तो ये बिल्कुल ही डर गए थे ब्रिटिशर्स और पीछे हट गए थे कि नहीं, हमें इनके रीति रिवाजों में नहीं पड़ना है, भड़क गए थे लोग, है ना। बट धीरे धीरे जब इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी, मार्क माई वर्ड्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है वो ब्रिटिशर्स ने ही सर्वे कर करके बनाई थी, ठीक है। इंडियंस ने उसको बाद में इंडिपेंडेंस के बाद एज इट इज़ यूज़ कर लिया और उसको ही हम अपडेट करते रहते हैं। बट द फर्स्ट बिग स्टेप एक नेशनल लेवल पे इंडिया जैसी इतनी बड़ी कॉलोनी का सर्वे करना और हर एक कास्ट का, लोअर कास्ट का, लाखों कास्ट है इंडिया में, उन कास्ट्स को डॉक्यूमेंट करना कि दीज वर द मोस्ट ऑप्रेस्ड कास्ट्स, अनटचेबल्स हैं, पंचम वर्ण में आते हैं, एंड इनकी एक लिस्ट बनाई जाए। तो दैट वर्क, दैट ह्यूमंगस वर्क वाज डन बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो जब उन्होंने धीरे धीरे इंडियन सिस्टम को समझा तो उनको लगा कि यार ये तो नेशन है ही नहीं, इसमें तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोग एक दूसरे को 40-50 किलोमीटर के बाद जानते ही नहीं हैं। तो ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी थी, इसको उन्होंने अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आते हैं ये लोग, एंड व्हाट दे डू इज़, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, उसको ये यूज़ करते हैं इसके अंडर थ्रू 2 मेन पॉलिसीज़। पहले तो ये आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है वो कास्ट बेस्ड लेके आते हैं। आपने मद्रास रेजिमेंट सुना होगा, आपने राजपूत रेजिमेंट सुना होगा, राजपूत, मराठा लाइट इन्फेंट्री सुना होगा, सिख रेजिमेंट सुना होगा।
उसके अंदर मस्ट बी सिख रेजिमेंट। तो इन्होंने कास्ट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करनी शुरू करी आर्मी में। फिर ये एक और जो फाइनली हमारे पाकिस्तान बनने का भी कारण था, दे ब्रॉट कम्युनल इलेक्टोरेट, टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा दिया इन्होंने। ये जब चीज़ें ये लेके आते हैं, दीज थिंग्स हेल्प देम इन स्ट्रेंथनिंग देयर एम्पायर। और आर्मी में कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट आज भी होती है। उसका कारण ये है, क्यों हमने बंद नहीं करी। देखो, जब जंग छिड़ती है तो एक दूसरे पे भरोसा ही एंड में काम आता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग फॉर वॉर एंड यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। तो सिख रेजिमेंट में जब सिखों को इकट्ठा किया गया तो मकसद ये था कि इनकी इंटरपर्सनल बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो, इनका एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो, ताकि हमें किसी तरह का डाउट ना रहे इनकी यूनिटी में। बॉर्डर पे जब आप जंग लड़ने जा रहे हैं तो इनका भरोसा बहुत स्ट्रांग हो, जान से ऊपर बढ़ के भरोसा हो। सिर्फ आर्मी में आने से अगेन वही बात है कि इंडियन ट्रेडिशन की रूल्स इतनी स्ट्रांग हैं कि ट्रेडिशन की यूनिटी को इंडियन आर्मी अपनी बॉन्डिंग में यूज़ करना चाहती है। आर्मी के लेवल पे तो बॉन्डिंग बनती है, बट ट्रेडिशन गोज वे पास्ट आर्मी की बॉन्डिंग। इट गोज थ्रू योर एंसेस्टर्स। आपकी हिस्ट्री कॉमन है, आपका कल्चर कॉमन है, दैट ब्रिंग्स अनदर लेवल ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। तो दैट इज़ वाई आर्मी रिक्रूटमेंट कास्ट बेस्ड अभी भी होती है। अब ये इन्होंने काम किया, तो दैट इज़ हाउ दे यूज्ड कास्ट, जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स थे उनको अपने रूल को स्ट्रेंथन करने में यूज़ किया। तो यहाँ पे हमारा कॉलोनियल रूल की मॉडर्नाइजेशन खत्म होती है। अब हम चलते हैं कि योगेंद्र सिंह इंडिपेंडेंस के बाद की मॉडर्नाइजेशन को कैसे देखते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है तो भारत आज़ाद हो चुका है और भारत को गवर्न कर रहे हैं भारतीय। हमारा अपना राज्य शुरू हो चुका है, हमारी अपनी सरकार है। तो जब हमारी अपनी सरकार आती है, एंड वो भी उन लोगों की सरकार, फ्रीडम फाइटर्स की सरकार जो लड़े थे हमारी आज़ादी के लिए, तो दे वांटेड मॉडर्नाइजेशन एट एवरी सिंगल लेवल। कल्चरल लेवल पे भी हो, स्ट्रक्चरल लेवल पे भी हो, लिटिल ट्रेडिशन में भी हो, ग्रेट ट्रेडिशन में भी हो, माइक्रो स्ट्रक्चर में भी हो, मैक्रो स्ट्रक्चर में भी हो। तो दे ब्रॉट लेजिस्लेशंस, लॉज लेके आते हैं बैक टू बैक कि हम इंडिया को मॉडर्न बना देंगे। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उस लेवल पे हम मॉडर्नाइजेशन इंडिया के लेके आएंगे। एंड ट्रेडिशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज हैं उसको भी हम दूर करके विल ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस ऑल्सो। लॉज कैसे कैसे आए? सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो था इंडिपेंडेंस के बाद वो था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल वॉज ब्रॉट बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि उस टाइम पे हमारे लॉ मिनिस्टर थे। एंड इट एक्चुअली ब्रॉट रेवोल्यूशनरी चेंज। कैसे? इट गेव प्रॉपर्टी राइट्स टू विमेन। विमेन को अभी तक प्रॉपर्टी राइट्स थे ही नहीं। विमेन के नाम पे, औरत के नाम पे ज़मीन नहीं हो सकती थी। एंड वी बीइंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो लैंड था, और एग्रीकल्चर सोसाइटी भी है हमारी, तो लैंड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लैंड यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन। तो औरत का, वाइफ का या बहन का नहीं रोल था प्रॉपर्टी राइट्स में। बट BR अम्बेडकर ये रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आते हैं। एंड इसके पीछे इतनी ज़्यादा बहस होती है, इतना ज़्यादा इसको बैकफायर मिलता है। जो ब्राह्मणिकल एलिट्स थे, दे फॉट अगेंस्ट दिस बिल टू द एक्सटेंट, सो मच सो दैट डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड टू रिजाइन। उन्होंने कहा मैं ये बिल वापस नहीं लूँगा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, बट मैं ये बिल वापस नहीं ले रहा, या इसमें अमेंडमेंट्स करके इसको पास नहीं कराऊंगा। तो ही हैड टू रिजाइन इन रिवोल्ट। फिर एक और बहुत बड़ा चेंज था, जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे उस टाइम पे।
इंडिया जब आज़ाद होता है तो पॉवर्टी बहुत बहुत ज़्यादा, आई थिंक 70% से ज़्यादा इंडियंस वर पोर। उसमें भी जिसको हम पोर की कैटेगरी में नहीं भी डाल रहे, लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा थी। बहुत कम लोगों के पास, हार्डली 5-10% लोगों के पास लैंड था। वो लैंड लॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, बाकी किसी के पास लैंड नहीं था। तो इंडियन गवर्नमेंट दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज। वो चाहते थे कि लैंड उनसे लेके हम सब लोगों के पास कुछ कुछ अपने नाम की एक लैंड हो। जो भूदान मूवमेंट चला था विनोबा भावे का, वो यही था कि वो अमीर लोगों से, जागीरदारों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप थोड़ा अपना ज़मीन का हिस्सा लोगों को दान करें, लोगों को दें, उनके पास भी थोड़ी ज़मीन हो अपने कहने के लिए। एंड इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट आया, काफ़ी सारे एक्ट्स आए थे जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते थे, प्रॉपर्टी राइट्स देना चाहते थे लोगों को। एंड सबसे ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहे थे। देखो इसी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि अगेन अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें तो जो स्टेट सरकार थी, दे वर ऑल्सो जागीरदार, ज़मींदार्स, और वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से जुड़े हुए थे। तो वो ये चेंज लेके आने में कतराते थे कि शायद हमारे वोट, शायद हमारी कम्युनिटी, शायद हमारी बिरादरी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन रही थी 2 स्टेट्स में, जो कि CPI गवर्नड स्टेट्स थे, द स्टेट ऑफ केरला एंड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहती ही ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें बराबर। दे बिलीव इन परफेक्ट इक्वालिटी, के लैंड शुड बी कम्युनली ओन्ड। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी में ही ये बात थी जिसके बलबूते पे वो सरकार में आए थे। तो दे फोर्स्ड लैंड सीलिंग एक्ट, दे इम्प्लीमेंटेड इट एट अ वॉर लेवल। और सबसे बढ़िया चेंज फिर इन दोनों स्टेट्स में हुए थे। इसके बाद हिंदू कोड बिल की हमने बात कर ली, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर ली। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो हम लेके आ रहे थे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए, वो था SC/STs के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए एक लॉ लेके आया जाए, सिविल लिबर्टीज़ का लॉ लेके आया जाए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आता है, सिविल लिबर्टीज़ का एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एक्ट। और ये दोनों एक्ट दे टोल्ड अस कि भाई डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ करता है तो दीज आर द पनिशमेंट्स। इंडियन पिनल कोड में भी ये चीज़ें डाली गई कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली विद द पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर होता है तो ये पनिशमेंट्स हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट दे वर गिवन रिजर्वेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो SC/STs के भलाई के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लेके आए, फंडामेंटल राइट्स, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लेके आते हैं, रिजर्वेशन लेके आते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक्ट्स लेके आते हैं। दीज वर द वेरी बिग रेवोल्यूशनरी थिंग्स जो इंडियन स्ट्रक्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को हिलाती है। ठीक है, ये चीज़ें हम लेके आए। वी वॉन्टेड टू चेंज द लिटिल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। कास्ट हमारा लिटिल ट्रेडिशन है इंडिया का, यहाँ पे आ गया। तो लिटिल ट्रेडिशन को चेंज करने के लिए ये चीज़ें लेके आई गई एंड इस पे अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा। जो हमने संस्कृताइजेशन, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि वेयर द लोअर कास्ट, ठीक है, जो जिनके साथ अपर कास्ट के लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दे स्टार्ट abandoning their own cultural values, their own cultural norms, and they start copying, they start emulating the culture of upper caste। उन्हीं की तरह पूजा करते थे, उन्हीं की तरह जनेऊ बांधने लग गए, उन्हीं की तरह साड़ी बांधने लग गए, मीट खाना छोड़ दिया, वेजिटेरियन हो गए, ताकि कुछ सालों बाद हम भी अपर कास्ट कैटेगरी में आ जाए और हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कम हो जाए। तो वो जो संस्कृताइजेशन वाला प्रोसेस था वो भी ख़त्म होना शुरू हुआ, बिकॉज लोअर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक्ट्स आ गए, प्रिवेंशन के लिए एक्ट्स आ गए। तो पीपल नो लॉन्गर, वो प्रोसेस अभी भी है बट बहुत स्लो हो गया, संस्कृताइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया। पीपल स्टार्टेड
affiliating with their own castes. They had a sense of pride associated with their caste. Caste identity strong होती है. तो संस्कृताइजेशन का जो प्रोसेस था that slowed down. ठीक है, अच्छी बात है ना. अगर हर कास्ट को सरकार सेम तरीके से ट्रीट कर रही है तो डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, देन दे आर फाइन विद देयर ओन कास्ट, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है. और इस पूरे प्रोसेस को, जो लिटिल ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इसको हेल्प करा ग्रेट ट्रेडिशन में जो चेंजेस आ रहे थे. ग्रेट ट्रेडिशन में जो चेंजेस सरकार लेके आ रही थी, इट एक्सेलरेटेड, स्पीड मिली लिटिल ट्रेडिशन के चेंजेस को. जैसे कि ग्रेट ट्रेडिशन में हम लेके आ रहे हैं अर्बनाइजेशन. ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे अर्बनाइजेशन होती है. यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम. तो ये जो चेंजेस थे ग्रेट ट्रेडिशन में, दीज एक्चुअली एक्सेलरेटेड द लिटिल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस. बट एक और इसमें नुआंस है जो कि अब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के आओगे कि ट्रेडिशन ऑल्सो गॉट स्ट्रेंथन्ड. इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन की यूनिकनेस, स्पेशलिटी, पेक्यूलियरिटी ही यही है कि अनलाइक ऑल द सोसाइटीज ऑफ द वेस्ट, यूरोपियन सोसाइटीज जो थी वो एक झटके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उनके वहाँ कल्चरल ट्रेंड्स आता है और वो एक झटके में मॉडर्नाइज हुए. इंडिया के कल्चर, इंडिया के ट्रेडिशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है, ट्रेडिशनलाइजेशन भी हो रही है. ट्रेडिशंस आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेंथन्ड. कैसे? ट्रेडिशन में व्हेन वी टॉक अबाउट कास्ट में मैरिजेस होती हैं आपकी, कास्ट के हिसाब से मैरिज होती है. कास्ट एंडोगेमी बोला जा रहा है, कास्ट के अंदर ही शादी होनी है. या आप ले लीजिए रक्षाबंधन है, या कोविड के टाइम पे शादियां ऑनलाइन हो रही हैं, तो यू आर यूजिंग द टूल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू स्ट्रेंथन योर ट्रेडिशनल वैल्यूज. कास्ट के शादी.com ले लीजिए, जीवनसाथी.com ले लीजिए, मैट्रिमोनियल जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे दे आस्क योर कास्ट, और कास्ट के हिसाब से शादियाँ वहाँ पे होती हैं. न्यूज़पेपर में जो क्लासिफाइड वाला सेक्शन होता है वहाँ पे कास्ट के हिसाब से एड्स आती हैं कि इस कास्ट के हैं, ये हाइट है, ये जॉब करते हैं, और वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड एंड और ग्रूम. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूज़पेपर, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंट मीडिया या मास मीडिया इज बीन यूज्ड टू स्ट्रेंथन योर ट्रेडिशनल वैल्यूज, कास्ट वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज. ठीक है, ऑनलाइन शादियां जब हो रही थी तो पंडित जी भी ऑनलाइन ही मंत्र पढ़ रहे थे. ये सब चीज़ें द ट्रेडिशनल ऑल्सो गेट्स रीइंफोर्स्ड विद मॉडर्नाइजेशन. फिर हम चलते हैं, ओके, लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन हो गया है. अब हम चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर्स की ओर. पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि कास्ट, फैमिली एंड विलेज कम्युनिटीज़, मोटा मोटा ये तीन, ये कैसे इन्होंने मॉडर्नाइजेशन को कैसे देखा, इनके ऊपर क्या असर पड़ा मॉडर्नाइजेशन का. तो योगेंद्र सिंह से पहले जितने भी सोशोलॉजिस्ट थे वो ये कहते हैं कि हाँ भाई मॉडर्नाइजेशन हुई मॉडर्न स्ट्रक्चर्स की और ऐसा ऐसा हुआ. योगेंद्र सिंह कहते हैं कि देखो, कास्ट जो थी या माइक्रो स्ट्रक्चर्स जो थे इंडिया के, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, ये बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हैं. तो मॉडर्नाइजेशन तो इनकी हुई, बट ये रूट से नहीं हटे, इनका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, टोटल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये एडजस्ट कर गए मॉडर्नाइजेशन के बीच में कहीं घुस के. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेडिशन ऑल्सो गेट स्ट्रेंथन्ड, कास्ट एंडोगेमी, शादी.com, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स कि हाउ ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन ने एडजस्ट किया है मॉडर्नाइजेशन के साथ, रादर देन गोइंग फॉर टोटल ब्रेक डाउन, रादर देन गोइंग थ्रू अ रेवोल्यूशनरी चेंज. तो यहाँ पे योगेंद्र सिंह कास्ट का एग्जाम्पल लेते हुए कहते हैं कि कास्ट जो था इसने मॉडर्नाइजेशन को कैसे अपने अंदर अपनाया. देखो,
जब रिजर्वेशन आती है, रिजर्वेशन हमारी एजुकेशनल लेवल पे थी और पॉलिटिकल लेवल पे थी और गवर्नमेंट जॉब्स में थी, 3 लेवल पे रिजर्वेशन आती है। इसके साथ, अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वील डिस्कस अबाउट दैट लेटर, बट इसके साथ जो कम्युनिटीज थी दे स्ट्रेंथन्ड, जो लोअर मोस्ट कास्ट थे लैक्स की तादाद में वो अपलिफ्टमेंट हुई उनकी, दे गॉट आउट ऑफ पॉवर्टी, दे गॉट आउट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड they developed a sense of pride, they developed a sense of confidence among their past, among their history. तो कास्ट एसोसिएशंस बननी शुरू हुई। ब्लैक पैंथर का नाम आपने सुना होगा, जो ब्लैक्स जब स्लेवरी से गुजर रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ब्लैक्स के राइट्स के लिए, स्लेवरी के अगेंस्ट। उससे प्रभावित होते हुए दलित्स जो थे उन्होंने दलित पैंथर्स बनाई थी। बहुजन समाज पार्टी का जो अराइज होता है 80s में, 1980s में और 90s में, वो इसी से शुरू होता है, जब कुछ एक बड़ा तबका हमारी सोसाइटी का, दलित तबका, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा ऊपर उठता है, पढ़ा लिखा बनता है, समाज में अपनी आवाज़ उठाने का दम रखता है। फिर पॉलिटिकल लेवल पे एक बीएसपी नाम की, बहुजन समाज पार्टी नाम की, लेड बाय कांचीराम, एक मूवमेंट शुरू होता है, एक पार्टी बनती है। तो पॉलिटिकल लेवल पे कास्ट इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड। अब इसको हम मॉडर्नाइजेशन का पार्ट बोल रहे हैं, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आप किसी को कास्ट के बेस पे वोट दे रहे हैं बिकॉज यू थिंक दैट दैट पार्टी रिप्रेजेंट्स योर ग्रीवेंसेस बेटर, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये एक मॉडर्न वैल्यू है। बट अगर वो पार्टी कास्ट के बेस पे नाम लेके काम नहीं कर रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और पैसा खा रही है, करप्ट हो रही है, और फिर भी आप ब्लाइंड होके दिए जा रहे हैं उनको वोट, देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक। मॉडर्नाइजेशन इज ऑलवेज बैक्ड बाय रैशनल थिंकिंग। अगर आप किसी को वोट देते हैं, चाहे विमेन वोट्स दिए जाते हैं, अगर विमेन खड़ी होती है तो औरतों, इट इज़ सेड कि औरत, शायद औरत के वोट ज़्यादा खींच पाए, या दलित के वोट खींच पाए, या मुस्लिम के वोट खींच पाए। टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट, provided it is backed by rational thinking, it is backed by accountability, it is backed by transparency। काम किया होना चाहिए। जब ब्लाइंड लेवल पे सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लिया जा रहा है और आपको बुद्धू बनाया जा रहा है, देन इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो कास्ट एसोसिएशंस बन के आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बन के आती हैं कास्ट बेस पे। This is modernization. This is modernization of Indian tradition. Caste is getting modernized. दलित कैपिटलिज्म का आपने वर्ड सुना होगा कि धीरे धीरे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के, नौकरियों का फ़ायदा उठा के, या थोड़े बहुत काम काज सीख के, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जब लॉज बनते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है। दे गेट अपॉर्चुनिटीज़ एट प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो दलित कैपिटलिज्म निकल के आता है, एक दलित तबका जो कि बिजनेस शुरू करने में घुसा है और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, देन दे गेट यूनाइटेड एंड दे वांट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर दलित्स सो दैट दे कैन परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसमें भी दलित्स की एंट्री, इस सेक्टर में भी दलित्स की एंट्री बढ़ती है, पॉलिटिकल लेवल पे एंट्री बढ़ रही है, एजुकेशनल लेवल पे बढ़ रही है। दिस इज मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फैमिली के लेवल पे भी मॉडर्नाइजेशन होती है। कैसे मॉडर्नाइजेशन? वैसे अगर हम बोलें तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ते हैं। जब आप गांव से शहर जाते हैं काम ढूंढने, तो शहरों में आपको न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती हैं और गांव में आपको जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलती हैं। बट इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि जॉइंट फैमिलीज जो हैं वो शहरों में भी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका वजूद ख़त्म नहीं हो रहा है, दे आर अगेन कमिंग बैक। वो इसलिए क्योंकि शहर में जब एक मजदूर गांव का नौकरी ढूंढने जा रहा है तो वो शहर में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ही इज़ बिकमिंग पार्ट ऑफ अर्बन स्लम्स। तो
अपने नेटवर्क को ढूंढता है, अपनी बिरादरी के लोगों को ढूंढता है, या अपनी बिरादरी के लोगों को नौकरी दिलवाता है, गांव से उनको लेके आता है। अब क्योंकि वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अर्बन स्लम्स में रहते हैं, तो वो इकट्ठे होके रहते हैं। गांव के 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ये मेरी ताई का बेटा, ये मेरी मासी का बेटा, ये मेरे बुआ का बेटा है, वो इकट्ठे। तो अर्बनाइजेशन विच इज़ अ मॉडर्न प्रोसेस, इसके साथ जॉइंट फैमिलीज गेटिंग रिक्रिएटेड, उनका जो नेटवर्क है, फैमिली नेटवर्क है, किनशिप नेटवर्क है, दैट इज गेटिंग रिक्रिएटेड इन सिटीज। ठीक है, तो जॉइंट फैमिलीज because they are helping in economic survival of people in cities, that is why इनका वजूद ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बनी हुई हैं। बड़े बड़े जो आपके बिजनेसेस होते हैं, आप शहर के सबसे बड़ी बेकरी ले लीजिए, शहर के सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री ले लीजिए, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को जोड़े हुए रखते हैं। बड़े बड़े और थोड़े ऊपर लेवल पे जाइए, अंबानीज़ की बात कर लीजिए, टाटाज़ की बात कर लीजिए, बिरला, अडानी, ये अपनी इनकी फैमिली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अपनी फैमिली को जोड़े हुए रखने के लिए, ताकि बंटवारा ना हो जाए, ताकि कोई भड़क ना जाए। तो दिस इज हाउ इंडियन ट्रेडिशन की मॉडर्नाइजेशन होती है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को बरकरार रखते हुए। तो अंत में यही कहते हैं योगेंद्र सिंह कि नियो ट्रेडिशनलाइजेशन हुई है इंडिया में। मॉडर्नाइजेशन के बाद, मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस के साथ इंडिया के नियो मतलब ट्रेडिशंस वही हैं, उन्होंने नया रूप ले लिया है। कास्ट अभी भी वही है, थोड़ा सा नया रूप ले लिया है। फैमिली जॉइंट फैमिली है बट थोड़ा सा अलग नया रूप ले लिया है। तो ट्रेडिशंस का एक नया आकार, एक नया रंग रूप आ चुका है। दैट इज व्हाट योगेंद्र सिंह सेज। अब लास्ट हमारा रह गया है मैक्रो स्ट्रक्चर्स, कि भाई मैक्रो स्ट्रक्चर्स जो हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये कैसे चेंज होते हैं। तो देखो, जो हमें मुश्किलें माइक्रो स्ट्रक्चर्स पे आई कास्ट को मॉडर्नाइज करने में, वो यहाँ पे भी आएंगी। वहाँ पे जब मैंने एक पॉइंट हमारा रह गया है कास्ट स्ट्रक्चर्स की, जब मैंने बात करी कि कास्ट इज गेटिंग मॉडिफाइड, एडजस्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉडर्नाइजेशन होती है, तो कास्ट एसोसिएशंस बन के आ रही हैं, पॉलिटिकल लेवल पे दलित कैपिटलिज्म आ रही है। बट क्या हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है? कास्ट ने मॉडिफाई तो किया, कास्ट इज हेल्पिंग, कास्ट एसोसिएशंस बन रही हैं, बट कास्ट का जो मेन सोशल लेवल पे जो मेन ट्रेडिशनल रोल था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, कास्ट हायरार्की का, हम ऊंची जात के हैं, आप नीची के हैं, वो अभी भी बरकरार है। सोशल रोल इज स्टिल देयर एंड दैट इज वाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है टू अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, हाँ, एक किताब है घनश्याम शाह की, अगर आप पढ़ना चाहें, उन्होंने लेटेस्ट सर्वे किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कोई सर्वे ही नहीं हुआ है कि किस लेवल पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया पे चल रहा है। तो घनश्याम शाह की ये किताब है, मैं आपको लिंक दे दूंगी। उसमें उन्होंने अलग अलग स्टेट्स, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जो स्पेशली हिंदू बेल्ट वाले जो स्टेट्स हैं, उनकी रिसर्च करके बताया कि किस लेवल पे आज की तारीख में भी, अगर एक, और न्यूज़ में भी काफ़ी हल्का फुल्का आता रहता है कि अगर किसी ने मूछें रख ली या किसी दलित फैमिली की बारात घोड़े पे चढ़ के गई है, तो पीट देते हैं पूरे विलेज के लोग कि दलित फैमिली के बंदे ने घोड़ी पे कैसे चढ़ा, या मूछें लंबी लंबी कैसे रख ली, या शर्ट पहनी है अंदर टक इन करके शर्ट कैसे पहनी है, पैंट के अंदर बाहर निकाल के क्यों नहीं पहनी है, या ब्राइट कलर्स कैसे पहने हैं, गंदे कलर्स पहनी है, डल कलर्स पहनी है। इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन आज की तारीख में भी भारत के गांव में है। इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कर लीजिए, सिर्फ 5% मैरिजेस इन इंडिया आर इंटरकास्ट। 95% इंडिया में जो मैरिजेस हैं वो स्टिल कास्ट के हिसाब से ही हो रही हैं, कास्ट एंडोगेमी के हिसाब से ही हो रही हैं। तो ऑल्दो caste got modernized to some extent, but traditional structures are still there. Their roots are so rigid that it has not been moved by modernization even after 75 years of independence. ठीक है, तो मैक्रो स्ट्रक्चर्स में हम बात कर रहे हैं। देखो, ये मुश्किलें जो हमारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स को ट्रेडिशनल मॉडर्नाइज करने में आई, वही दिक्कतें हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगी कि हम मॉडर्नाइज नहीं कर पाए पूरी तरह। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने
फुल डेमोक्रेसी अपनाई, ठीक है। वी डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ मोनार्की, वी डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म, सोशलिज्म, थोड़े लेवल पे सोशलिज्म था, बट मेनली इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी वैल्यू जो है, दैट द मोस्ट रेवोल्यूशनरी वैल्यू जो हमने अपनाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत जैसे देश में जहाँ ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है, चाहे वो कास्ट के लेवल पे है, चाहे वो क्लास के लेवल पे है, चाहे वो अमीरी गरीबी है, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो औरत मर्द का डिफरेंस है, इतने ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड, इतनी ज़्यादा डिवीजन वाली सोसाइटी में जब आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लेके आते हैं, हर इंसान को, हर भारतीय सिटीजन को वोट देने का अधिकार देते हैं, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान को, किसी भी गांव का हो, किसी भी शहर का हो, और हर एक वोट का एक वोट माना जाएगा। दिस वॉज रेवोल्यूशनरी। लोगों के रंग उड़ गए थे कि ये नीची जात का इंसान, इसका वोट हमारे बराबर कैसे हो गया, ठीक है, हम सरपंच हैं गांव के, हमारा वोट और इसका वोट बराबर कैसे हो गया। तो ये चीज़ें हजम नहीं हुई थी लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, दे मैनिपुलेटेड। जो एलीट्स थे, जो ट्रेडिशनल एलीट्स थे, चाहे वो ब्राह्मण्स थे, अपर कास्ट थे, जिम्मेदार थे गांव में, जिनको ये चीज़ें हजम नहीं हुई, उन्होंने इस रूल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके दे मेंटेन्ड देयर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। कैसे? अब गलती हमारे साथ ये हुई कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो दी, बट वी डिड नॉट टेल देम अबाउट इट्स पावर। उसके पहले लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, उसके पहले एक सोशल रिफॉर्म लेके आना चाहिए था, ताकि उनकी गट्स आते उनमें कि जाके हम वोट कर सकें। अगर आपको किसी एमएलए का जो ऊंची जात का उसका काम नहीं पसंद आया, तो आप उसके अगेंस्ट वोट कर सकें, आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे लेके आ सकें। एजुकेशन में हम पीछे रह गए, लोगों को अवेयर करने में हम पीछे रह गए, इसलिए ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई इंडिया की, ये आधी अधूरी हुई। कल्चरल लेवल पे हम उनको, सिविक लेवल पे हम उनको जागृत नहीं कर पाए। और जो एलीट्स थे, ट्रेडिशनल एलीट्स थे, उन्होंने क्या किया कि भाई हम आपका ख्याल रखेंगे, देखिए हम ट्रेडिशनल लेवल पे भी ऊंची जात के हैं, हमारे नेटवर्क्स भी हैं, हम एमएलए हमें जानता है, मिनिस्टर हमें जानता है, आपका ध्यान हम रख लेंगे, ठीक है, या आपके यहाँ लाइट बल्ब लगवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, आप हमें ही वोट दीजिए। एंड दे वर ऑल्सो कन्विंस्ड, लोअर कास्ट पीपल वर ऑल्सो कन्विंस्ड कि हाँ भाई ठाकुर साहब हैं, वही हमारा ध्यान रख सकते हैं। अगर, और एक तो ये लुभाना हो गया, एक डरा के भी कि भाई हम देखते हैं तुम कैसे किसी और को वोट करते हो, ठीक है। तो वो एक डर ट्रेडिशनल लेवल पर गाँव में ये डर बहुत होता है, मसल पार बहुत होती है अपर कास्ट में, ठीक है, कट्टा चल जाता है। तो ये चीज़ें एलिट्स ने अपने हिसाब से यूज़ करी, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं, पहले हमने बात करी डेमोक्रेटाइजेशन आधी अधूरी, सेकंड आता है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, बाबूगिरी, बाबूडम। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मेन वैल्यू जो होती है, जो हम पेपर 1 में मैक्स वेबर जब ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे तब भी हम पढ़ेंगे, तो सबसे मेन वैल्यू होती है कि आपका काम और आपकी फैमिली, गांव, बिरादरी, कास्ट, रिलीजन सब हटके होना चाहिए। व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, ये वर्क इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट इंडिया में तो होता ही यही है, रिश्वत, हमारे गांव का लड़का है, काम कर दीजिए ना, ठीक है, रिश्वत चलती है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। हमारे चाची के फूफा का लड़का है, ऐसा कुछ दूर के रिश्तेदार है, कज़न है हमारा, ऐसे कॉन्टैक्ट्स निकाल के लोग अपना काम ब्यूरोक्रेसी में निकलवाते हैं, रिलीजन के नाम पे, विलेज के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन की जो वैल्यूज़ थी, यूनिवर्सल वैल्यूज़ थी, जहाँ पे हमें मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लेने थे। इंटरव्यू में बहुत आपने स्कैम्स देखे होंगे, ठीक है, स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज में या उससे नीचे के लेवल पे के जो एग्ज़ाम होते हैं, कि इंटरव्यू में कम लगा दिए किसी के, या कुछ बच्चे थे रिश्वत लेके उनकी सिलेक्शन होगी क्योंकि वो उसी कास्ट के थे जिस कास्ट के
उसके शिक्षा मंत्री थे, या कुछ कुछ ऐसे आपको स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। या सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूं तो SC/ST स्कॉलरशिप स्कीम्स चलती हैं, SC/ST के भलाई के लिए बहुत स्कीम्स चलती हैं, बट उन स्कीम्स को चलाने वाले जो लोग हैं दे आर नॉट फ्रॉम द सेम कैटेगरी। तो इन स्कीम्स का पैसा इनके हकदार लोगों पर पहुंचता ही नहीं है। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की फंडिंग होती है, आप न्यूज़पेपर में गूगल करके देखिएगा, पंजाब का SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम और उत्तराखंड का SC/ST स्कॉलरशिप स्कैम। और इनफैक्ट ये इतना बड़ा स्कैम था कि इसके अगेंस्ट जो RTI एक्टिविस्ट्स काम कर रहे थे, उत्तराखंड की न्यूज़ है, उनका मर्डर हुआ था जो इस स्कैम को सामने लेके आ रहे थे। तो ये देखिए, ये काम ब्यूरोक्रेसी का था, ये काम IAS अफसरों का था जिनको ये इम्प्लीमेंट करनी थी। बट इश्यूज आ गए, यू आर नॉट लेड बाय यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ मेरिट, यू आर नॉट लेड बाय यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, फेयरली। तो पैरोकियल वैल्यूज जब यहाँ पे आ गई तो हमारी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की भी मॉडर्नाइजेशन ढंग से नहीं हुई। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग की अगर आप बात करें, डिसीजन मेकिंग भी आज की तारीख में इट इज़ नॉट लेड बाय रैशनल थिंकिंग। सुपरस्टिशन है, रिलीजियस डॉगमास है, दे आर लेड। मुहूर्त निकलता है, आप स्टोन्स पहन लेते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो गया वो हो गया। स्पेशली कोरोना के टाइम पे आप देखिए, कोई मान ही नहीं रहा है कि कोरोना है। गांव में कोरोना मेला लगा हुआ है, कोरोना के अगेंस्ट यज्ञ हो रहे हैं, पाठ हो रहा है। पीपल आर, द डिसीजन मेकिंग इज नॉट लेड बाय रैशनल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया में, इतनी मॉडर्न थिंकिंग नहीं है। काफ़ी हद तक है, जो लोग पढ़ लिख गए, बट इंडिया इज स्टिल, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू अभी भी है। तो इंडिया में हमेशा कहा जाता है कि जैसे मॉडर्न में वन डायरेक्शनल, वेस्ट में वन डायरेक्शनल मॉडर्नाइजेशन हुई थी, इंडिया में एक तरफ मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एक तरफ ट्रेडिशनलाइज हो रही है। एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ है कि ऊपर से मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नीचे से ट्रेडिशनलाइजेशन भी हो रही है। जब आपका बुरा टाइम आता है ना, तो आपकी मम्मियाँ जाती हैं कुंडलियाँ दिखाने, तो वो जाते हैं, स्टोन्स पहनाते हैं आपको। फिर जब अच्छा टाइम आ जाता है तो आप निकाल के फेंक देते हो कि आई डोंट बिलीव इन दिस, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हुई, बट वो आधी अधूरी, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं। एंड फाइनली कंक्लूड हम करेंगे, गुनार मिडाल करके एक थिंकर हैं, आई थिंक स्वीडिश हैं। ये कहते हैं, इन्होंने किताब लिखी एशियन ड्रामा, और ये कहते हैं कि हाँ भाई, ये ऑब्स्टेकल्स तो हैं एशियन सोसाइटीज़ में और इंडियन सोसाइटीज़ में कि मॉडर्नाइजेशन इनकी आधी अधूरी होती है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो एडजस्ट भी कर जाता है कुछ हद तक, बट वो अपने जो पुराने जो सोशल रोल्स थे वो भी बरकरार रखता है। उन्होंने भी ये अग्री किया योगेंद्र सिंह की बात से, और उन्होंने एक ये बात बोली कि इंडिया में बिग चेंज, बड़ा चेंज, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं आप, लॉज लेके आते हैं, रेवोल्यूशनरी लॉज, लैंड रिफॉर्म्स लेके आते हैं, हिंदू कोड बिल लेके आते हैं, तो बड़े लेवल पे चेंज लेके आना ईजी है, बट ग्राउंड लेवल पे बिहेवियर चेंज करना, ग्राउंड लेवल पे मॉडर्न वैल्यूज़ लेके आना, गांव के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, विलेज के लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, वो बहुत मुश्किल है। इंडिया बड़ा ही इतना है। और योगेंद्र सिंह ने ये बात अग्री करी है कि हाँ भाई सही है, बिग पुश पॉलिसी की जगह हमें रैशनल थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। देखो, जो पॉलिटिकल चेंजेस है ना, लॉज ले आए आप, दे शुड ऑलवेज बी प्रिसीडेड बाय सोशल रिफॉर्म्स, सोशल मूवमेंट्स चलने चाहिए, तभी लोग जागरूक होते हैं। ये सो दैट इज वेयर वी कंक्लूड दिस ह्यूज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पे एंड जब आप करोगे थोड़ा सा एक वन लाइन लिमिटेशन लिख देना योगेंद्र सिंह की, बिकॉज एवरी थिंकर हैज इट्स लिमिटेशन एंड दैट यू एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू मेंशन। तो लिख देना कि इन्होंने माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन,
के थ्रू ही इंडियन सोसाइटी को समझा है, उसको ओवर एम्फसाइज किया है। डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक लेवल पे ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमी को भी स्टडी करते हैं, इंडिया की डेमोग्राफी के लेवल पे भी आप जाते। डेमोग्राफी होता है कि आपके सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस रेस के हैं, वो किस कलर के हैं, रेस और कलर तो सेम हो गया, वो किस सेक्स, मेल फीमेल कितने हैं, एज क्या है उनकी, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, ये सब चीज़ें। तो इस लेवल पे भी इस फैक्टर को उन्होंने, डेमोग्राफिक फैक्टर को टोटली निगलेक्ट किया। मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मोस्ट क्लास, उसकी भी क्लास के लेवल पे स्टडी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक लेवल पे भी ये ज़्यादा इन्होंने स्टडी नहीं करी। तो ये दो हल्के से इनके लिमिटेशन है, ऑल्दो इन लिमिटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, इनकी स्टडी बहुत बढ़िया थी। इट एक्चुअली ओपन द आइज ऑफ मेनी सोशियोलॉजिस्ट के हाँ भाई दिस वॉज अ वेरी गुड एनालिसिस। जो पैराडाइम उन्होंने किया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एग्जाम्पल्स दे के, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाहर आपका कोई सवाल नहीं बनेगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर वी एंड टुडेज लेक्चर ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। थैंक यू।